सभी छात्रों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विंटर ब्रेक चल रही हैं। आपके लिए मैं प्री बोर्ड मॉर्निंग का पेपर ये हल कर रहा हूँ। छात्रों इसे ध्यान से आप देख लेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। मैंने कुछ प्रश्न पत्र आपको हल करके दिए हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। इतने क्वेश्चन पेपर कर दिए हैं 95 तो 95% तो इन्हीं क्वेश्चनों से मिल जाएगा, कुछ ही थोड़ा सा अलग जाएगा। ठीक है छात्रों, तो हम 23-24 का प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हैं आपके लिए, और आप इसे ध्यान से देखेंगे। छात्रों जनरल इंस्ट्रक्शन वो ही हैं जो सभी प्रश्न पत्र में होते हैं, तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझता मैं, है ना। ये आप सभी पढ़ लेंगे। मैं क्वेश्चन 1 से शुरू करूँगा और क्वेश्चन 1 से शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। ये कक्षा 12 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है प्री बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है छात्रों? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए। अर्थात जो घटना पहले घटी है उसको पहले नंबर पर लिख दीजिए और जो घटना बाद में घटी है उसे बाद में लिख दीजिए। अब छात्रों इसमें है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का ड्राफ्ट जारी होना, और इसके बाद है आर्थिक संकट के कारण सरकार द्वारा योजना अवकाश को घोषित किया जाना, और थर्ड है नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए बॉम्बे प्लान के रूप में एक संयुक्त प्रस्ताव ड्राफ्ट किया जाना, है ना, और योजना आयोग की स्थापना किया जाना, है ना। देखिए जो नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए बॉम्बे प्लान है ये आज़ादी से पहले ही हो गया था, तो सबसे पहले नंबर पर आएगा ये, है ना, सबसे पहले नंबर पर आएगा ये। इसके लिए हम पेन उठाते हैं और इस पर निशान लगा देते हैं, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। और इसके बाद योजना आयोग की जो स्थापना हुई ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, और इसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की स्थापना हुई, और सबसे लास्ट में आर्थिक संकट के कारण सरकार द्वारा योजना अवकाश को घोषित किया जाना है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें कौन सा बनता है। इसमें बनता है बी, तो बी उत्तर छात्रों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग न्यासीता परिषद को स्थगित कर दिया गया। स्थगित कर दिया गया क्योंकि अंतिम ट्रस्ट, है ना, अंतिम ट्रस्ट चलाऊ स्वतंत्र हो गया था, है ना। तो ये है, इसे ये जो पलाऊ है शब्द चलाऊ है ना, है चेक कर लेंगे, और अंतिम ट्रस्ट चलाऊ स्वतंत्र गया था, तो इसका उत्तर ये बन जाएगा। आप इस पर निशान लगा देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है ना। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत, है ना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है यदि, देखो ये जो निवारक नज़रबंदी सबसे ज़्यादा आपातकाल के समय में चली, तो इसमें किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जा सकता है ना, उसने कोई अपराध कर दिया हो, है ना, उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका हो। तो अपराध के करने वाले तो कभी होते हैं, आशंका के आधार पर, है ना, अधिक लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, जैसा कि उस समय किया गया था। यदि उसके द्वारा किसी अपराध किए जाने की आशंका है ना, लगता है हमें, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। या ये कहिए कि उस समय के गिरफ्तार करने के तरीके थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हमारा 14 है ना, इसको हम सुमेलित कर लेते हैं। पहले सबसे पहले इसको सुमेलित कर लेते हैं। अब जैसे ये है गठबंधन, है ना, गठबंधन किसका होता है? गठबंधन होता है सैनिक हमलों को रोकने अथवा उससे रक्षा के लिए उचित कदम उठाना, है ना। ये हम गठबंधन के द्वारा करते हैं, तो इसको हम इससे मिला देंगे।
ठीक है छात्रों। अब बात करते हैं अपरोध की, है ना। अब बात करेंगे अपरोध। अपरोध कहाँ पर होता है? अपरोध की बात करें तो ये है सुरक्षा कारणों से नीति को सीमित रखना या समाप्त करना, है ना। सुरक्षा कारणों से नीति को, है ना, सीमित रखना या समाप्त करना। अब निरस्त्रीकरण क्या है? निरस्त्रीकरण है देशों के द्वारा कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना, है ना। देशों के द्वारा, है ना, कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना। और अस्त्र नियंत्रण है हथियारों को विकसित करने या उनको हासिल करने के संबंध में, है ना, कायदे कानून बनाना। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। इसके लिए हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा छात्रों। अब हम आगे चलते हैं छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हमारे स्क्रीन पर आने वाला है। तो ये है 5 और 6 एक साथ कर नहीं हो पाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है? भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार, है ना, ग्रहण किया। नियोजित अर्थव्यवस्था का जो हमारे यहाँ विचार था, उस समय 2 ही विचारधाराएं थी, अमेरिका और सोवियत संघ। तो हम सोवियत खेमे के ज़्यादा फेवर में थे और हमने नियोजित अर्थव्यवस्था या पंचवर्षीय जो व्यवस्थाएं ली वो हमने सोवियत संघ से ली छात्रों। ये कहाँ से ली? ये कहाँ से ली हमने? सोवियत संघ से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, है ना, 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 थोड़ा, है ना, बड़ा हो जाता है। ये क्या कहते हैं प्रश्न नंबर 6 में? नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया, दिखाया गया है। इन कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो अभिकथन ए क्या कहता है? विश्व राजनीति में प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। बात सही है। और कारण क्या कहता है यार? है ना, विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं जो सबके ऊपर हो। ये बात भी सही है। तो अब देखिए क्या उत्तर बन जाएगा इसमें। यह अभी इसका जो ए उत्तर बन रहा है यह है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो मेरे विचार से तो यही बन रहा है। अभी जब दोनों बातें सही हैं तो इसी पर निशान लगा देते हैं, आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है 7, है ना। 7 है हमारा, क्या है? बाल्कन क्षेत्र का वह गणराज्य जो गहन संघर्ष का शिकार हुआ, है ना। बाल्कन क्षेत्र का वह गणराज्य जो गहन संघर्ष का शिकार हुआ और 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया। तो वह राज्य है बाल्कन क्षेत्र का यूगोस्लाविया। छात्रों इस पर आप निशान लगा देंगे, यूगोस्लाविया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थोड़ा आगे कर लेते हैं, 8 और 9 एक साथ ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत पाकिस्तान के विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों द्वारा प्रयोग किया गया जुमला क्या था, है ना। तो देखिए ये है, ए है, दिल के 2 टुकड़े हो जाना, देश के 2 टुकड़े हो जाना। अब देखिए देश के 2 टुकड़े तो हुए ही हैं, पर साहित्यिक भाषा में, है ना, देखिए थोड़ा सा, तो इसका बनेगा दिल के 2 टुकड़े हो जाना। क्योंकि रचनाकार जो हैं वास्तव में हम एक दिल एक मन के साथ रह रहे थे हिंदुस्तान में, और जब हमारे 2 हिस्से हुए थे इसे दिल के 2 टुकड़े कहा रचनाकारों ने, है ना। वैसे तो ये बात ठीक है, पर रचनाकारों के अनुसार ये है। अब नेक्स्ट है हमारा, 1970 के दशक में उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के छात्र विरोध में आंदोलन से संबंधित राज्य। छात्रों के जो द्वारा आंदोलन हुए 1970 के दशक में अर्थात 74 में हुए, वो कहाँ पर हुए थे? गुजरात में हुए थे, बिहार में हुए थे, है ना। छात्र आंदोलन, तो यहाँ पर क्या है? बिहार तो है नहीं, गुजरात है, तो हम गुजरात पर निशान लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आंदोलन हुए थे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है,
भी आने वाला है हमारी स्क्रीन पर। और ये प्रश्न नंबर 10, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेंथी हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे पढ़ लेते हैं। ये है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथनों अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया। अगर इन दोनों प्रश्नों को एक साथ दे दिया जाता तो कितना अच्छा रहता है। पर इन कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए कहता है, आज़ादी के तुरंत बाद, है ना, आज़ादी के तुरंत बाद आज़ाद भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। हाँ, बात सही है। और ये कहते हैं कारण आर क्या कहता है, भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का निर्णय रजवाड़ों की प्रजा को करना था। ये बात बिल्कुल गलत है। तो अब देखिए, इसमें ए तो सही है ही नहीं बिल्कुल भी। बी क्या कहता है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, ये भी गलत है। सी क्या कहता है, अभिकथन ए गलत, ए तो गलत है ही नहीं, है ना, गलत तो आर है। तो ये कहते हैं, अब हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा डी, अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। छात्रों, आप मुझसे सहमत हो गए होंगे इस प्रश्न के बारे में। अब प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। शॉक थेरेपी का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम है? किसी एक पर लगाना है ना, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। अब शॉक थेरेपी, है ना, मुद्रास्फीति कम हो गई, रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट आई, खाद्यान्नों की सुरक्षा मजबूत हो गई, मजबूत तो नहीं हुई थी, धनी और निर्धन के बीच खाई समाप्त हो गई थी, ये भी नहीं हुई थी। अब देखो ए और बी में से देखिए आप, तो ए और बी में से सबसे जो उपयुक्त है वो बी है। रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट हो गई थी, तब रूबल का मूल्य कम हो गया था। ठीक है छात्रों, अब है हमारा प्रश्न नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जिसमें सभी सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं और सभी को एक समान मताधिकार है ना, एक समान मताधिकार, ये जो है हमारी आम सभा में है छात्रों। ठीक है, आम सभा संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं और सभी को एक समान अधिकार है। तो 12 का उत्तर हमारा हो गया, है ना, आम सभा। अब हमारे ये इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन का वो शुरू होता है ना, खंड बी शुरू होता है, क्योंकि अब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न खत्म हो गए, है ना। अब यहाँ से बात शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, थोड़ा सा, है ना, पढ़ने वाले प्रश्न हैं और इन्हें यहाँ से उठाएं। प्रश्न नंबर 13 कहता है, यूरोपीय संघ की ऐसी किन्हीं दो विशेषताओं को उजागर कीजिए जो उसे अन्य क्षेत्रीय संगठनों से भिन्न करती हैं या अन्य क्षेत्रीय संगठनों से अलग बनाती हैं, है ना। क्या चीज़ें हैं? वो है यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा है छात्रों, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा है, यूरोपीय संघ की साझी विदेश नीति है और यूरोपीय संघ की साझी सुरक्षा नीति है ना, जो इन्हें अन्य क्षेत्रीय संगठनों से अलग बनाती हैं। तो ये उत्तर हमारा हो गया 2 नंबर का। ठीक है, और छात्रों प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 14 कहता है, आंतरिक रूप से विस्थापित जन जानते हैं, जन माने मनुष्य, हम, है ना, हम लोग आंतरिक रूप से विस्थापित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाना। आंतरिक माने अंदर ही। अगर हम इस शब्दों के अर्थों को समझ लें तो हमें उत्तर बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। हम इधर उधर ताक झाक में रह जाते हैं और शब्दों का सही चयन नहीं पा। तो आंतरिक माने अंदर से, है ना, विस्थापित माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और शरणार्थी, है ना, जो दूसरे देश में आकर बसते हैं, उनके बीच अंतर बताना है। तो आंतरिक रूप से विस्थापित जन वो लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही रहते हैं, अर्थात जैसे भारत के लोग भारत की सीमा के भीतर ही रहें। उदाहरण के तौर पर कश्मीर घाटी से, है ना, जो कश्मीरी पंडित हैं वो विस्थापित होकर इधर उधर रह रहे हैं, तो ये आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहलाएंगे। कश्मीर की घाटी से जो लोग कश्मीरी पंडित हैं वो इधर उधर रह रहे हैं भारत के अंदर ही, तो ये आंतरिक विस्थापित लोग कहलाएंगे।
अगर बात करें छात्रों शरणार्थी की, शरणार्थी लोग वो होते हैं जो युद्ध के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण या राजनीतिक उत्पीड़नों के कारण, जैसे राजनीतिक उत्पीड़न म्यांमार में चल रहा है, स्वयं देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, अर्थात दूसरे देश में जाकर बसते हैं। जैसे पूर्वी पाकिस्तान के लोग, म्यांमार के लोग भारत में शरण लिए हुए हैं, है ना। तो ये क्या हैं, शरणार्थी हैं। या तिब्बत के लोग, है ना, भारत में शरण लिए हुए हैं। कोई और अन्य कारण भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है। छात्रों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, महामारियां इस बात का संकेत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। महामारियां हमें ये बता के जाती हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने चाहिए। इस कथन के समर्थन में कोई तर्क दीजिए। तो देखिए महामारियां कैसे आती हैं। इन बीमारियों को फैलाव को रोकने के लिए किसी एक देश की सफलता या असफलता का प्रभाव क्या पड़ता है, दूसरे देशों पर पड़ता है। अगर एक देश में कोई बीमारी पर सफल है ना, उसके फैलाव पर सफलतापूर्वक उसे नहीं रोक पा रहा तो बीमारी दूसरे देशों में फैल जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके फैलने और रोकने का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है। और इन बीमारियों से कोई भी देश अकेला नहीं लड़ सकता, अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे छात्रों कोविड, बर्ड फ्लू, प्लेग, है ना, कई इस प्रकार की बीमारियां आई, है ना, और एड्स है ना, अन्य कई बीमारियां हैं जिनसे कोई भी देश अकेला नहीं लड़ सकता। तो ये आप प्रश्न नंबर 15 के बारे में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, ईवीएम का पूरा नाम। ईवीएम, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वी फॉर वोटिंग, एम फॉर मशीन, है ना। ईवीएम का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये कहते हैं नेक्स्ट है, इसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन। किस वर्ष पूरे भारत, है ना, वर्ष में पूरे भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रारंभ हो गया, है ना। वैसे तो काफ़ी पहले से चलन में आ गई थी, परंतु पूरे भारत में जो इसका चलन, है ना, शुरू हुआ वो हो पाया 2004 में। 2004 से पूरे भारत में ईवीएम चलन के रूप में आ गई। तो छात्रों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है 17 क्या कहता है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कायम हुआ एक पार्टी का प्रभुत्व, है ना, किस प्रकार अन्य देशों से भिन्न था। अपने उत्तर की पुष्टि किन्हीं 2 उदाहरणों के साथ कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए हमारे देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद लगभग प्रथम 4 चुनाव तक कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। और वैसे यहाँ पर ये संविधान में नहीं, संविधान के अनुसार ऐसा नहीं था, है ना, पर कुछ परिस्थितियाँ थी जिनके कारण ऐसा हुआ, है ना। और अन्य देशों से किस प्रकार भिन्न है, इस पर चर्चा करते हैं। चीन, क्यूबा, सीरिया में संविधान के द्वारा ही एक दल को अनुमति दी गई है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है ना। चीन में एक दल की सरकार ही होती है। म्यांमार, बेलारूस व इरिट्रिया में कानूनी रूप से व सैन्य उपायों के तहत ही एक दल का प्रभुत्व स्थापित हुआ है ना। वहाँ कुछ कारण ही ऐसे हैं। मैक्सिको में PRI पार्टी का शासन रहा और यह परिपूर्ण तानाशाही रही, जबकि भारत में एक दल का वर्चस्व परिस्थितियों के फलस्वरूप रहा, क्योंकि यहाँ लोगों को मानना था कि कांग्रेस ही देश को स्थिर सरकार दे सकती है। तो इसी या कांग्रेस ने आज देश को आज़ादी दिलाई है और लोग कांग्रेस को वोट देते रहे। यहाँ एक दलीय, है ना, शासन इस प्रकार से कायम रहा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारी स्क्रीन पर आने वाला है छात्रों, ये आ गया। प्रश्न नंबर 18 19 एक साथ ले लेते हैं। गुड। प्रश्न नंबर 18 हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये कहते हैं किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल, इमरजेंसी की घोषणा की गई। छात्रों ये की गई अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, है ना। हमारे यहाँ 3 तरह के आपातकाल हैं। जो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई, वो 25 जून, है ना, वो की गई अनुच्छेद 352 को। और आगे क्या कहते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा करने के लिए सरकार द्वारा क्या तर्क दिया गया।
सरकार ने तर्क दिया अंदरूनी गड़बड़ी है, अंदरूनी गड़बड़ी और अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है ना। सरकार ने कहा है ना अंदरूनी गड़बड़ी और अशांति है ना या अराजकता के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। अब छात्रों हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब इससे चलते हैं हमारे क्वेश्चन 4 नंबर के। 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसको खंड सी कहेंगे। खंड सी में क्या है, सोवियत है ना, क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां प्रश्न। सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताएं कैसे कह सकते हैं, राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता है ना या प्राथमिक महत्व था, प्राथमिकता दी गई, राज्य और पार्टी की है ना प्राथमिकता थी। छात्रों अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष का कोई स्थान नहीं था क्योंकि यहाँ एक पार्टी की सरकार थी। और छात्रों योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, राज्य का अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण था है ना। एक दल की सरकार थी, राज्य का अर्थव्यवस्था पर पूरा कंट्रोल था, पूरा नियंत्रण था। और यहाँ पर जो मिल्कियत का प्रमुख है वो प्रमुख कौन था, राज्य था या राज्य का स्वामित्व था। छात्रों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 1990 के दशक में सुरक्षा परिषद में सुधार करना आवश्यक हो गया था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 तर्क लिखिए है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं, सुरक्षा परिषद में है ना ऐसी क्या बात आई, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती, अर्थात सुरक्षा परिषद जिस उद्देश्य से बनी अब वो काम नहीं कर रही है ना। जो राजनीतिक वास्तविक बातें हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रही है और इसके जो फैसले हैं उन पर पश्चिमी हितों की पहचान होती है, पश्चिमी हितों की छाप होती है। पश्चिमी हित कौन से, अमेरिका, क्योंकि इसके ज़्यादातर मुख्यालय अमेरिका में है और अमेरिका की ही इस पर छाप होती है। और इस पर ये यूँ कहें कि कुछ देशों का दबदबा है या कुछ देशों का ही कब्जा है। और यहाँ पर क्या है और क्या बात है, इसमें सभी देशों को बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, कुछ स्थायी देश हैं कुछ अस्थायी देश हैं है ना। जो तौर तरीका है वोटिंग का वो भी मुझे सही नहीं लगता है। तो ये प्रश्न नंबर 20 की बात हो जाती है ना। 20 का अथवा में क्या कहते हैं, ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। छात्रों 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं, उसका सदुपयोग किया करो है ना। प्रश्न को पूरा मन लगा के पढ़ें। सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए है ना मानदंडों की वैधता को विभिन्न देशों द्वारा किन आधार पर चुनौती दी गई है ना। अपने उत्तर की पुष्टि में कोई 2 तर्क लिखिए। छात्रों इसके उत्तर में आप कैसे लिखेंगे, किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो है ना इसमें शामिल होने के लिए, अथवा कितनी बड़ी सैन्य शक्ति हो है ना, इसका मापदंड होना चाहिए। और क्या है, संयुक्त राष्ट्र के बजट में कौन देश कितना योगदान कर रहा है ना, और वह सदस्यता हासिल कर पाए है ना, कितना योगदान करने के बाद वह सदस्यता हासिल कर पाए, ऐसा कुछ है ना होना चाहिए। और किसी देश की बड़ी जनसंख्या विश्व की है ना बड़ी भूमिका में बाधक है या सहायक है ना, इसके लिए देश की बड़ी जनसंख्या भी होना अनिवार्य है। तो इसके लिए कोई निश्चित पॉइंट होने चाहिए। तो ये बात कही गई है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 21, वैश्वीकरण के विरोध के प्रति। देखिए छात्रों, ये जो वैश्वीकरण का प्रश्न है ये हमारे कई सब्जेक्ट में आता है। आपने इसको ज्योग्राफी में भी देखा होगा है ना, इसको आप इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे, इसको आप पॉलिटिकल में भी देख रहे हैं है ना। तो ये प्रश्न कैसे आता है ना, इसकी बात करते हैं। वैश्वीकरण के विरोध के प्रति भारत के अनुभव को है ना। छात्रों, आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ है ना वामपंथी तथा इंडियन सोशल फोरम जैसे है ना मंच, औद्योगिक श्रमिक, किसान है ना, दक्षिणपंथी खेमे का है ना विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध रहा है। छात्रों, हमारे यहाँ ट्रेड यूनियनों और किसान यूनियनों ने भी, जो ट्रेड यूनियन और किसान यूनियन, इन्होंने भी क्या किया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं है ना। तो यहाँ पर अच्छा खासा वैश्वीकरण का विरोध रहा है। ठीक है छात्रों।
क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी पर्स की समाप्ति के लिए उत्तरदायी कारकों को उजागर कीजिए। अब छात्रों, कुछ छात्रों तो कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन, पृथ्वी पर्स है क्या। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो जो हमारे यहाँ रजवाड़े या राज्य थे, है ना, और तो वो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, तो उनके लिए एक पृथ्वी पर्स दिया गया जो उनको आर्थिक सहायता या पेंशन के रूप में, है ना, कुछ मिलना था, उसको पृथ्वी पर्स कहा गया, है ना। पृथ्वी पर्स को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ख़त्म किया था। तो प्रश्न हमारा ये है, पृथ्वी पर्स की समाप्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उजागर कीजिए। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में वर्णित समानता, है ना, सबको नहीं मिल रहा था। भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से पृथ्वी पर्स का मेल नहीं खाता था, है ना। पृथ्वी पर्स कुछ लोगों को मिल रहा था, समानता की तो बात ही नहीं हो रही थी। और छात्रों, 1967 के चुनाव में पृथ्वी पर्स समाप्त करने की मांग का समर्थन करना, है ना। 1967 के चुनाव में पृथ्वी पर्स को समाप्त करने की मांग रखी गई और 1970 में पृथ्वी पर्स समाप्ति के लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो इसके कारण है पृथ्वी पर्स की समाप्ति के। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है 22 का अथवा हमारी स्क्रीन पर आता है। अब 22 का अथवा देखो इसी लेसन से आएगा, है ना। तो इसके लिए अब प्रश्न ये है हमारा, कांग्रेस के विभाजन के लिए उत्तरदायी घटनाओं की व्याख्या कीजिए, है ना। कांग्रेस का विभाजन, या इस प्रश्न को ऐसे कह सकते हैं, 1969 में कांग्रेस के विभाजन किस प्रकार हुआ। 1969 में क्या हुआ था छात्रों, हमारे जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी, उनकी अचानक डेथ हो गई। उनके बाद नया राष्ट्रपति बनने के लिए जो चुनाव हुए वो सारी राड़ का जो है कारण बना। उसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस में जिन नेताओं की चलती थी, जिनको सिंडिकेट कहा जाता है, वो नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। और नीलम संजीवा रेड्डी की और इंदिरा गांधी की आपस में थोड़ा सा खटास थी मनो, है ना। उनकी आपस में पटती नहीं थी और इंदिरा गांधी जी उनको नहीं चाहती थी। यद्यपि मीटिंग में भी इंदिरा गांधी जी ने उनका विरोध कर दिया था, परंतु जो सिंडिकेट थे वो तो अपनी चलाते थे, माने नहीं थे। तो इंदिरा गांधी द्वारा 1967 में सरकार को वामपंथी रंग देने के है ना, अनेक कदम उठाए। इसमें जो मोरारजी देसाई थे वो भी इंदिरा गांधी जी की नीतियों का विरोध करते थे। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के लिए बढ़ावा दिया गया, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया, क्योंकि सिंडिकेट का जो उम्मीदवार था वो तो नीलम संजीवा रेड्डी था और इंदिरा गांधी जी ने वीवी गिरी से भी पर्चा भरवा दिया। और सिंडिकेट ने विहिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी विधायक और सांसद नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में मतदान करेंगे, परंतु इंदिरा गांधी ने कहा ऐसा जरूर नहीं है, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करें। तो है ना, कई कारण रहे। और क्या है, पृथ्वी पर्स और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा जी पृथ्वी पर्स को समाप्त करना चाहती थी, है ना। मोरारजी देसाई कहते थे ये तो राजा महाराजाओं के साथ अन्याय हो रहा है ना, राष्ट्रीयकरण का विरोध करते थे। जो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे, कौन, मोरारजी देसाई। तो इनसे इनके काफ़ी मतभेद हो गए, है ना। इसी बीच इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। और राष्ट्रपति चुनाव जो 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार जो नीलम संजीवा रेड्डी थे वो चुनाव हार गए और वीवी गिरी चुनाव जीत गए। जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इंदिरा गांधी को क्या कर दिया, कांग्रेस से बाहर कर दिया। अब कांग्रेस, वे कहते हैं हम असली कांग्रेस है, इंदिरा जी कहती हैं हम असली कांग्रेस। इस बात के कारण ही कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में टूट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो क्लियर हो गए होंगे आप कांग्रेस विभाजन के, है ना, कारणों से। छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23 मंडल आयोग की स्थापना का उद्देश्य। मंडल आयोग की स्थापना का क्या उद्देश्य था और मंडल आयोग द्वारा सुझाई गई किन्हीं 2 सिफारिशों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मंडल आयोग, है ना, पहली बार
जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी केंद्र में वो 1977 में बनी। तो 1977 में छात्रों जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जनता पार्टी ने भी सोचा कि किस तरह से, है ना, अब वोट बैंक को इकट्ठा किया जाए, आगे की राजनीति कैसे तैयार की जाए। तो उन्होंने जो अन्य पिछड़ा वर्ग था उनके लिए क्या किया, और एक बिहार के थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, है ना, उनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग की स्थापना की। भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाना किस लिए की गई कि भारतीय समाज में जो विभिन्न तबके हैं, पिछड़े हुए हैं, है ना, उनका सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है, उसका पता लगाना, और पिछड़े वर्ग के पहचान के तरीके भी बताना, किस तरीके से उनकी पहचान की जाए। ठीक है, इसलिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, है ना, या बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। छात्रों, मंडल आयोग ने सिफारिशें दी, हालांकि ये काफ़ी बाद लागू हो पाया, क्योंकि 1.5-2 साल में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। जब तक इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तब तक सरकार जा चुकी थी और ये बात ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि फिर 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। क्या सिफारिश थी, फिर भी हम सिफारिश तो जान लें। सिफारिश थी शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में ओबीसी को, है ना, जो अदर बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और इसने क्या किया, भूमि सुधार के उपाय भी बताए। अब छात्रों, हम प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। कैसे, क्या कहता है प्रश्न नंबर 24? निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क्या है, बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अब इसके, है ना, प्रश्न 24.1 के 4 विकल्प हैं। हमें एक पर निशाना लगाना है ना, एक पर निशान लगाना है। आसियान के झंडे का प्रतीक, आसियान के झंडे का प्रतीक क्या है? आसियान के झंडे का प्रतीक है वृत्त, है ना, एक वृत्त बनाया गया, वृत्त के अंदर धान की 10 बालियाँ हैं। तो हम इस पर निशान लगा देंगे। क्या है? वृत्त के अंदर, है ना, 10 बालियाँ हैं, और, है ना, वृत्त के अंदर धान की 10 बालियाँ, इस प्रकार का आसियान का झंडा है। अब इसको आगे चलते हैं थोड़ा सा। 24.2 में क्या कहते हैं, देश को आसियान के संस्थापक देशों में शामिल किया गया, है ना। 5 देश थे ना आसियान के संस्थापक देश, तो उसमें से इनमें से एक देश कौन सा है, देखिए, है ना, सिंगापुर। इसका निशान लगा। सिंगापुर देश को आसियान के संस्थापक देशों में शामिल किया गया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। इसका है 24.3, हमारी स्क्रीन पर अभी आता है, ये आ गया। 24.3 में क्या कहते हैं, भारत ने निम्नलिखित में से किस आसियान देश के साथ मुक्त व्यापार, है ना, मुक्त व्यापार समझौता किया है? अब देखिए, आसियान देशों में, है ना, थाईलैंड के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है। 24.4 का है, आसियान ने सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बिठाने के लिए 1994 में 1994 में निम्न में किसकी स्थापना की? तो इसने की है आसियान क्षेत्रीय मंच की। आसियान क्षेत्रीय मंच हमारा सी पर है, ठीक है। आसियान क्षेत्रीय मंच हमारा सी पर है, सी पर निशान लगा देंगे। अब हम प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 ज़्यादा कठिन नहीं है, पर मैं कई बार इस प्रश्न के ऊपर बोल चुका हूँ। बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं, है ना, और इसमें कई क्लास में जाके बताना पड़ता है। इसमें मैप हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में छात्रों बांधना नहीं है, फाड़ के प्रश्न पत्र से फाड़ना नहीं होता। इसमें एक तालिका होती है, वही बनानी होती है।
और अभी तालिका नीचे दिखाते हैं, उसी में भरना होता है ना। मैप प्रश्न पत्र में रखना है। क्या कहता है प्रश्न? भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र, इसको मैप कहते हैं हम, में 4 राज्यों ए बी सी और डी द्वारा दर्शाया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उनकी पहचान कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में उनके सही नाम, प्रयोग की गई जानकारी का क्रम, संख्या तथा संबंधित अक्षर है ना द्वारा इसे लिखिए। अब इसमें ए बी सी डी ये लिखा है। अब हम थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब छात्रों ये है हमारा, ये कहते हैं वह राज्य जहां 1991 में चुनाव अभियान के दौरान, है ना, 1991 में चुनाव का प्रचार चल रहा था, उस समय राजीव गांधी जी भाषण देने गए हुए थे, तो है ना इनकी हत्या कर दी गई। ये छात्र ये यहाँ कर दी गई, फर्स्ट हमारे यहाँ से बन जाएगा। तो है ना तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी गई। तो इसमें जो हमारी तालिका है 1 2 3 बने रहते हैं और सी लिख देंगे और इसके आगे लिख देंगे तमिलनाडु। आगे क्या बनता है? उत्तर भारत का वह राज्य जहाँ सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण की बात की। अभी हमने मंडल कमीशन की बात करी है ना, तो मंडल कमीशन में बिहार राज्य से, बिहार राज्य गए तो थे भी मंडल, तो यहाँ पर हमारा सेकंड का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री को सर्वोच्च न्यायालय ने 1 दिन की प्रतीकात्मक कारावास, है ना, ये बात 92 की है, जब ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद जो ढांचा था उसका विध्वंस हुआ, तो हमारे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के श्री कल्याण सिंह जी, है ना, उनको 1 दिन का प्रतीकात्मक कारावास मिला था। तो ये थे उत्तर प्रदेश के, तो इसके लिए हमारा आ जाएगा डी उत्तर प्रदेश। ये हमारा तीसरे नंबर पर आ जाएगा 1 2 3। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं छात्रों। वह राज्य जिसकी राजधानी को 1992 में सांप्रदायिक, है ना, सहिष्णुता का सामना, ये महाराष्ट्र की राजधानी, ये जो है मुंबई, है ना, तो मुंबई में क्या था, गैर मराठियों को, है ना, वहाँ से भगाने लगे थे, तो ये है, ये आ जाएगा हमारा बी से, बी यहाँ से ये उठा लेंगे, बी पर हम निशान लगा दें, ये हमारा 4 नंबर पर आ जाएगी। तो अब देखिए इसे भरना कैसे है, इसके लिए हम एक तालिका दी हुई है यहाँ पर, है ना, उस तालिका को देखते हैं, नक्शे से आगे चलेंगे, ये तालिका आ गई हमारी। अब इसमें हमें क्या करना है छात्रों, अक्सर हम क्या गलती करते हैं, देखो ये कहते हैं प्रयोग की गई जानकारी। अब प्रश्न संख्या 1 2 3 4 ये तो लिखे हुए हैं, इस खाने में हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ संबंधित अक्षर है, पहला जो हमने बताया था वो राजीव गांधी की हत्या से जो संबंधित था वो सी था, सी लिख देंगे संबंधित अक्षर, और यहाँ लिख देंगे हम तमिलनाडु। ठीक है, और जो है ना आरक्षण से संबंधित था वो था हमारा बिहार, यहाँ ए लिख देंगे, दूसरा क्वेश्चन था यहाँ बिहार लिख देंगे। और तीसरा क्वेश्चन था हमारा 1 दिन की प्रतीकात्मक, है ना, सजा जो दी गई थी श्री कल्याण सिंह जी, वो उत्तर प्रदेश के थे, तो यहाँ डी लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से लिखना। और जो वहाँ पर झगड़े वाली जो बात थी वो क्वेश्चन नंबर 4 में कही गई थी, तो इसके लिए बी है हमारा, वो महाराष्ट्र में कही थी, गैर मराठियों को वहाँ से निकाला गया था। सांप्रदायिक दंगे वाली जो बात हुई वो महाराष्ट्र की राजधानी थी, महाराष्ट्र की राजधानी थी मुंबई, है ना, तो ये मुंबई की घटना है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हो जाएगा, हमें यही करना है, इसमें ज़्यादा, ये बड़े आसान सा प्रश्न है, बस हम थोड़ा सा इसमें परेशान हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ठीक है छात्रों, अब प्रश्न नंबर इसी का अथवा है जो ब्लाइंड छात्रों के लिए है, मगर इस प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं, प्रश्न तो हमें आना ही चाहिए, अगली बार हमारे लिए आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए ये प्रश्न है हमारा,
दूसरे पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष। आयोग के अध्यक्ष मैंने अभी नाम बताया था आपको, बीपी मंडल। ठीक है छात्रों, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर काशीराम द्वारा की गई। और ये कहते हैं भूतपूर्व जनसंघ, पहले इसका जनसंघ नाम था, अब इसका नाम कुछ और पड़ गया है, अभी बताते हैं। समर्थकों ने किस पार्टी की स्थापना की, तो यहाँ लिख देंगे हम बीजेपी, बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी या भाजपा। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 25.4 का, राजीव गांधी की हत्या किस संगठन द्वारा की गई, तो राजीव गांधी की जो हत्या की गई वो लिट्ठे द्वारा की गई। लिट्ठे या LTTE बोल देते हैं, लिट्ठे, है ना। ये कहाँ का संगठन है, ये श्रीलंका का संगठन है। छात्रों नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये, इसमें कार्टून दिया गया है, ये राजा बैठे हैं कोई, है ना। यहाँ लिखा विदेशी मामले, अंतरिक्ष, संचार, और ये जो व्यक्ति देख रहे हैं लिखा हुआ पटेल, ये सरदार पटेल हैं, हमारे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी हैं। तो ये कह रहे हैं नाना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, ये माने ये दे दीजिए, है ना, इसी से काम हो जाएगा। तो छात्रों इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न, इसे पढ़ते हैं। ये कहते हैं उपयुक्त कार्टून में, है ना, रजवाड़ों के शासक और प्रजा के बीच किस प्रकार के संबंध। देखिए प्रजा कहाँ है, रियासत यहाँ है, राजा के नीचे है। तो कार्टून में क्या दिखाया गया, रजवाड़ों की जो प्रजा है वो शासकों द्वारा किए गए दमन, अन्याय व अत्याचार का शिकार हो रही थी, अत्याचारों को सह रही थी। राजा जनता पर अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, दमन करते थे, उसका शोषण करते थे, है ना, इन सब का शिकार हो रही थी। तो ये प्रश्न हमारा 26.1 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है 26.1 की बात होगी, तो प्रजा किस प्रकार से प्रताड़ित हो रही थी, दमन से, अन्याय से और अत्याचारों को सह रही थी, है ना। अब प्रश्न नंबर 26.2 क्या कहता है, कार्टून में सरदार पटेल द्वारा यह कहना कि ना ना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम चल जाएगा, है ना। पटेल जी द्वारा शासकों के प्रमुख विषय, जैसे मैंने इसमें ऊपर लिखा विदेशी मामले, विदेशी, रक्षा और संचार आदि लेना चाहते थे, है ना। बाहर का कंट्रोल हमारा हो जाए, अंदर से राजा ही शासक करें, जैसे अंग्रेज कर रहे थे, ताकि वह वास्तविक रूप से जनता की आज़ादी के विषय में कार्य कर सकें, है ना। जनता की आज़ादी के लिए भी काम करना चाहते थे। छात्रों प्रश्न नंबर जो 26.3 है, इसमें क्या पूछा, किन 4 रियासतों ने आज़ादी के बाद भारत में विलय के लिए इनकार कर। रियासतें तो कई थी, बहुत सारी थी, काफ़ी थी, परंतु कुछ अड़ियल रहीं जिनका विलय, है ना, 15 अगस्त 1947 तक नहीं हो पाया, उनके नाम बताते थे। ठीक है, मना करने का मतलब है आज़ादी के बाद भी रही, जिसमें कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, है ना, ये 4 राज्य ऐसे थे जिन्होंने विलय होने से बिल्कुल मना कर दिया, है ना, और ये हमारी परेशानी का कारण भी बने। छात्रों इसका नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। तो आप ये 25वां क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छी तरह से, 26वां समझ गए। 27वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। दृष्टि बाधित, है ना, जो छात्रों के लिए है, इसे भी पढ़ लेते हैं 26वें को। इसमें क्या कहते हैं, ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस सिद्धांत के आधार हुआ, छात्रों दूराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ, है ना। और बंटवारा कैसे हुआ, ये धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार माना गया, अर्थात जिस राज्य में मुस्लिम ज़्यादा हैं वो राज्य वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं, और जहां मुस्लिम कम है वो राज्य भारत के पास रहेंगे। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, है ना, या उसके लिए 2 राष्ट्र सिद्धांत भी कह सकते हैं अगर सिद्धांत पूछा जाए तो। ठीक है, 26.2 कहता है ऐसे 2 प्रांतों को पहचान कीजिए जिसमें विभाजन सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। ऐसे 2 राज्य जो आए वो आए थे पंजाब और बंगाल। यहाँ पर मारकाट मच गई, बहुत बुरा हाल हुआ। तो ये राज्यों का नाम है पंजाब और बंगाल।
और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? अभी मैंने बताया था, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी पूछा जा सकता है। तो ये थे छात्रों सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री पूछ लिया जाए या उप प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्र, ये 26.4 कहता है स्वतंत्र राज्य बनने से पहले हरियाणा किस, है ना, मूल राज्य का अंग था। ये भूल जो गलत हो गया है इसे मूल कर लेंगे आप, मूल, है ना, मूल राज्य का अंग था। तो छात्रों हरियाणा पंजाब, है ना, मूल राज्य का अंग था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है हमारा? दक्षिण एशिया पद, है ना, दक्षिण एशिया जो शब्द है इसका प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है ना? ये पद से घबरा मत जाना, ठीक है। दक्षिण एशिया पद या शब्द, है ना, शब्द किसके लिए लगाते हैं हम, है ना, शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? शीत युद्ध के पश्चात दक्षिण एशिया में अमेरिका की तेजी से बढ़ते भागीदारों के कारणों को। मैं इसमें छात्रों, अपने छात्रों से ये कह देता हूँ कि चीन को छोड़ करके भारत के सभी पड़ोसी देशों के नाम लिख दें तो दक्षिण एशिया सब आ जाएगा। ठीक है, कौन से देश है? जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, है ना, वही है जो भारत के इर्द गिर्द बसते हैं। और चाइना को छोड़ते हुए, वैसे चाइना भी इसी क्षेत्र में बसता है पर चाइना को हमने दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया है। छात्रों शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संबंध बेहतर किए और अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की अच्छी खासी जनसंख्या का होना भी, है ना, इन कारणों को उजागर करता है। तो ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के बनते हैं। ठीक है, और अब हमारा 27 का अथवा की बात करते हैं। 27 के अथवा में बात करें, दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है। भाई अगर हम केंद्रीय है कैसे, अभी मैं बात करूँगा। और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। किन्हीं 3 उदाहरणों की सहायता से इस कथन का परीक्षण कीजिए। छात्रों ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। छात्रों यदि हम भारत के मानचित्र या भारत के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो हम क्या देखते हैं, क्या पाते हैं भारत के मानचित्र में, है ना? दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो भारत के चारों ओर बसे हुए हैं, है ना, भारत के इर्द गिर्द चारों तरफ बसे हुए हैं। मैंने अभी कहा था कि चाइना को छोड़ दिए भारत के सभी पड़ोसी देशों के जो नाम ले देते हैं तो वो दक्षिण एशिया आ जाता है ना, उसमें नाम भी लिख सकते हैं। तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं भारत के चारों ओर या इसकी सीमा के चारों ओर बसे हैं और उनमें एक बात और विशेष है कि भारत सबसे बड़ा देश है। इन देशों में भारत सबसे बड़ा देश है और भारत पाकिस्तान के साथ भी विवाद चलता रहता है, जैसे सीमा विवाद है, जल विवाद है ना, कुछ ना कुछ है ना मुद्दे हमेशा उठते रहते हैं। और छात्रों भारत बांग्लादेश विवाद है, भारत बांग्लादेश है ना, भारत की बदौलत ही बांग्लादेश आज़ाद हो पाया, है ना। बांग्लादेश जो आज बांग्लादेश है वो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। वहाँ से अवैध अप्रवासी लोग भारत में आकर बसे हैं और भारत विरोधी जमानतों का समर्थन भी करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है या आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण देता है ना, उनको रोकता है या उनको पालता है और जिसका खमियाजा भारत को उठाना पड़ता है। इसमें बात आगे करें भारत नेपाल की बात करें तो नेपाल का चीन के साथ जो संबंध है या माओवादी आंदोलन के लिए जो भारत के लिए खतरा है। इसमें आप और कोई कारण भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही कारण लिखें। ठीक है छात्रों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है, यहाँ लगा लेते हैं प्रश्न नंबर 28 को। प्रश्न नंबर 28 है, वर्तमान में, है ना, संसाधनों का संरक्षण विश्व राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन गया है ना। इस कथन के बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, क्या है छात्रों कि अब थोड़ा सा इसे और इधर कर लेते हैं।
वर्तमान में संसाधनों का संरक्षण विश्व राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। इस कथन की औचित्य सिद्ध कीजिए या औचित्यपूर्वक व्याख्या कीजिए, है ना। छात्रों, हम देख रहे हैं, है ना, अब पर्यावरण संरक्षण के मामले में पर्यावरण को काफ़ी हानि होती जा रही है। कृषि योग्य जो भूमि है उसकी कमी होती जा रही है। कैसे होती जा रही है? हम ज़्यादातर भूमि पर मकान बनाते जा रहे हैं और अन्य फैक्ट्रियां लगाते जा रहे हैं, अन्य तरीके से रोड बनाते जा रहे हैं, सड़क बनाते जा रहे हैं, रेलगाड़ियां निकाल रहे हैं। तो किसी ना किसी रूप से ये सब हम कहाँ पर कर रहे हैं? भूमि पर। और ये भूमि जो है कृषि योग्य भूमि है जिसकी कमी होती जा रही है। और क्या छात्रों, है ना, हमने देख लिया भूमि की किस प्रकार कमी होती जा रही है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा भी कम होती जा रही है। छात्रों, आप पढ़ते हैं कि हमारी ओजोन परत में छेद हो गया है ना। वृक्ष कम है हमारे पास, तो ऑक्सीजन कम होने से वायुमंडल में जो ओजोन की परत है उसमें भी छेद हो गया है ना, उसमें कमी होती जा रही है। और छात्रों, समुद्र तटीय प्रदूषण, समुद्र तटीय प्रदूषण भी इसका कारण है। ये कैसे होता है? हम जलाशयों में यात्रा करते हैं, है ना, हवाई पानी के जहाज से, तो उनका जो तेल है वो रिस जाता है ना, गंदा या साफ तेल है वो रिस जाता है, जो निकल जाता है वो वहाँ के जल जीवों को नुकसान पहुँचाता है। और मनुष्य द्वारा समुद्र में कचरा भी तो फेंका जाता है। जब हम घूमने जाते हैं, जो कुछ खाते पीते हैं वो कचरा फेंक देते हैं, मल त्याग करते हैं। इसके कारण भी समुद्र तटीय प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। और क्या है छात्रों? स्वच्छ जल की बढ़ती हुई कमी, स्वच्छ जल की मांग ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कमी होती जा रही है। किसी एक देश की सरकार, है ना, पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती। अगर समस्या के बारे में हम ज़्यादा विस्तार से बात करें तो किसी भी देश की सरकार अकेली इस समस्या को हल नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 28वें का, जो अथवा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 28वें का अथवा क्या कहता है? विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा पर आम सहमति को कठिन बनाने वाले किन्हीं दो मुख्य कारणों की पहचान कीजिए। किस प्रकार से ये, है ना, कारण है? पहले तो हम जान लें छात्रों कि विश्व की साझी संपदा क्या है। विश्व की साझी संपदा या साझी विरासत, है ना, ऐसे कुछ क्षेत्रों को कहा जाता है जो कि किसी एक देश के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। अर्थात जो संसाधन किसी एक देश के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, बल्कि इसका प्रबंधन या ये दूसरे, है ना, अन्य देशों के अधिकार में आते। इसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझे तौर पर तैयार किया जाता है। इसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है ना, अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है और बाहरी अंतरिक्ष है। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे साझी संपदा कहलाएंगे। साझी संपदा की जो है अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। साझी संपदा में पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न कि साझी संपदा किंतु जिम्मेदारियां अलग अलग। तो इसी साझी संपदा की अलग अलग जिम्मेदारियों से अभिप्राय ये है कि हमें मिलजुल कर ही इस पर्यावरण को, है ना, पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं इनका समाधान ढूंढना होगा। हम सबको मतलब सभी देशों को मिलकर इस प्रकार की जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं इनका हल ढूंढना होगा और मिलजुल कर कार्य करना होगा। छात्रों, पर्यावरण को किसने कितना नुकसान पहुंचाया है और किसकी कितनी जिम्मेदारी है? जो विकासशील देश कहते हैं वो ये कहते हैं कि विकसित देशों ने ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, अतः इसकी ज़्यादा भरपाई भी उन्हीं लोगों को करनी चाहिए। क्योंकि जब वो विकसित हुए उन्होंने अपने यहाँ उद्योग स्थापित किए हैं, है ना, जल का, भूमि का, पर्यावरण का सबसे ज़्यादा उपयोग उन्होंने तो किया है। जिम्मेदारी सब पर डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों पर किसका हक है, ये भी एक मुख्य पॉइंट आता है ना, ये हक किसे दिया जाए। ठीक है, तो इसमें कई सारी बातें हैं छात्रों, ये आप कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय राजनीति पर 1962 के भारत चीन युद्ध के किन्हीं 3 प्रभाव का वर्णन कीजिए। है ना, 1962 में जो चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ, हम उस युद्ध में हार गए थे। इससे हमारे देश की छवि को क्या क्या नुकसान पहुंचे हैं उस पर चक्कर, है ना, बातें करते हैं।
छात्रों, भारत की छवि को देश विदेश में धक्का सा लगा, है ना। भारत जो बात करता था गुटनिरपेक्षता की, अन्य बातें करता था, उसकी नीति को बहुत बड़ा धक्का सा लगा, है ना। राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट लगी और क्या है, इससे राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ी। सरकार के खिलाफ जो देखिए बहुत अच्छे से शासन चला रही थी हमारी पंडित नेहरू जी की सरकार, तो सरकार के खिलाफ भी संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो कई सारी ये जो है सरकार को उस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ा, है ना। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और क्या किया गया, रक्षा मंत्री तथा अनेक उच्च पदों पर, है ना, जो सैनिक अधिकारी थे उन्होंने गुस्से में त्याग पत्र दे दिया, है ना। रक्षा मंत्री और कुछ अन्य सैनिक अधिकारियों ने त्याग पत्र दे दिया, ये और नुकसान हुआ। और पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत होना या अन्य कोई बिंदु आप लिख सकते हैं, है ना, और ज़्यादा विस्तार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 29वें प्रश्न के अथवा की। छात्रों, शीत युद्ध के दौरान, प्रश्न ये है, शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्रता के पश्चात भारत के द्वारा किसी भी गुट में शामिल ना होने के किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। हमने अभी बताया था कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हैं, दोनों पक्षों से बराबर की, है ना, हाथ मिलाना। तो ये प्रश्न, है ना, ये किस लिए किया, है ना, इसके किन कारणों से किया, इसको स्पष्ट कर देते हैं। छात्रों, राष्ट्रीय हित साधने के लिए भारत ने ऐसा किया, है ना, क्योंकि हम किसी एक देश के साथ लग जाते तो उसके पिछलग्गू बन जाते, है ना, अपनी संप्रभुता बनाए रखना मुश्किल हो जाता। और छात्रों, संप्रभुता को बनाए रखना जरूरी था, है ना, और दोनों गुटों से बराबर दूरी हमें कायम करनी थी और नवस्वतंत्र देशों को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना था। और साम्राज्यवाद, है ना, वह नव उपनिवेशवाद का विरोध भी करना था। ये प्रश्न नंबर हमारा 29वां है, ठीक है। भारत दोनों गुटों से बराबर दूरी बनाकर रखना चाहता था। भारत चाहता था कि जब जिससे जरूरत पड़ेगी उससे मदद मांग लेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य विकास करना था और जो नए देश उस समय आज़ाद हो रहे थे उनके लिए भी एक संगठन तैयार करना था। तो ये भारत के लिए ज़रूरी हो गया था, है ना। अब हम प्रश्न 30 की तरफ चलते हैं छात्रों। प्रश्न नंबर 30 है, पंजाब समझौता क्या था, है ना, और समझौते में हुई सहमति के मुख्य बिंदुओं को सूचीबद्ध कीजिए। छात्रों, पंजाब समझौता, है ना, इसके लिए हम इस प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और यहीं पर हमारा एक खत्म हो जाएगा प्रश्न पत्र। तो छात्रों, पंजाब समझौता, है ना, पंजाब समझौता क्या था, समझौते में हुई सहमति के मुख्य। देखिए छात्रों, पंजाब में बहुत उथल पुथल मची 80 के दशक में, है ना, और वहाँ पर कई संगठनों ने, है ना, बहुत ज़बरदस्त, है ना, उथल पुथल मचाई और इसी के कारण हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हुई और बाद में सिक्कों को ढूंढ ढूंढ करके, है ना, दूसरे राज्यों में सताया गया, मारा गया, काफ़ी सिक्कों की हत्याएं भी हुई। उसके बाद हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, समझौता किया जो पंजाब समझौता कहलाता है। तो छात्रों, कब हुआ, 1985 में राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तथा हरचंद सिंह लोगोवाल जो अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनके बीच जो समझौता हुआ ये क्या कहलाता है, पंजाब समझौता कहलाता है। इसमें क्या क्या बातें रखी गई, कौन कौन सी बातें बिंदुओं पर सहमति हुई, ये थी चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ को हरियाणा भी मांगता है, पंजाब भी मांगता है, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा, ये बात रखी गई। और छात्रों, पंजाब हरियाणा के बीच जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति की जाएगी। और छात्रों, पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच जो रावी व्यास, है ना, नदी के जल बंटवारे के बारे में एक न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा, उसके द्वारा मसले को हल किया जाएगा। और क्या किया गया छात्रों, उग्रवाद से जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ बेहतर सलूक किया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनके साथ अच्छा सलूक या अच्छा व्यवहार किया जाएगा और उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। और छात्रों, पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम जो है वो वापस लिया जाएगा,
है ना। पंजाब में विशेष सुरक्षा बल लगा दिए गए थे, जिसका पंजाबी लोग विरोध कर रहे थे, तो उसको वापस लेने की बात कही गई। और छात्रों, नेक्स्ट इसका अथवा में बनता है गोवा भारत का अभिन्न अंग किस प्रकार बना, है ना। गोवा जो है भारत के साउथ में है, किस प्रकार से भारत के साथ जुड़ा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। छात्रों, गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था, पुर्तगालियों के कब्जे में था, है ना। पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय इन लोगों ने अपना शासन छोड़ने से इनकार कर दिया। उस समय तो युद्ध की स्थिति में भारत नहीं था। पुर्तगाल ने लंबे शासनकाल में वहाँ की जनता का दमन करती रही, है ना। और जब देखिए, है ना, जब पुर्तगाल में शासकों का जनता पर दमन नहीं रुका, है ना, तो भारत सरकार ने पुर्तगाल को रजाबंद करने की कोशिश की, धैर्यपूर्ण कोशिश की, फिर भी वो दमन नहीं रुका। तो अंत में क्या करना पड़ा, भारत सरकार को पुर्तगाल में, जो भारत सरकार के सहयोग से पुर्तगाल में जन आंदोलन चला। वहाँ की जनता ने एक आंदोलन चलाया पुर्तगाली शासकों के विरुद्ध, और ये आंदोलन चला। शासकों ने जन आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, है ना। वहाँ से रोज भारत सरकार पर दमन की नई नई शिकायतें आने लगी। तो अंत में भारत जब मजबूर होकर दिसंबर 1961 में भारत ने गोवा में अपनी सेना भेजी, और ज़्यादा कोई समय की मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। 2 दिन की कार्रवाई के बाद ही, है ना, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया। और भारत को, है ना, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करा लिया और भारत एक स्वतंत्र राज्य बन गया। अब भारत गोवा के, है ना, नागरिकों के सामने एक शर्त रख दी कि आप चाहे तो गोवा को अलग राज्य रख सकते हैं, या आप महाराष्ट्र राज्य में शामिल हो सकते हैं। परंतु गोवा की जनता ने एक मत से अपने को अलग या स्वतंत्र राज्य रखने की बात कही। अतः अब गोवा भारत का एक स्वतंत्र राज्य है और भारत का अभिन्न हिस्सा है। छात्रों, ये पेपर इतना ही है मॉर्निंग शिफ्ट का, है ना। जल्दी ही मैं इवनिंग शिफ्ट का पेपर लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।